Good evening, I am Anil Ojha. Welcome to Easy Class. Today I am going to teach you history for class 7th, chapter 3rd, the Delhi Sultans, part 3rd. Today we will discuss about the Mongol invades and let us see how Alauddin Khilji and Muhammad Tughlaq deals with Mongols. They, Alauddin Khilji and Muhammad Tughlaq, took different way, and we will see which type of differentiate in both the kings. So, Alauddin Khilji, Delhi was attacked twice in the period of Alauddin Khilji. First in 1219 to 30 and second 1302 to 3. He raised a large standing army. And also Muhammad bin Tughlaq during the period of Muhammad bin Tughlaq, Delhi was attacked in early year of his reign, and Mongol army was defeated in the starting. So he was confident about his resources to plan on attack on Transciana and raised a large standing army. दोनों के पास लार्ज स्टैंडिंग आर्मी थी, अलाउद्दीन खिलजी के पास भी थी, मोहम्मद बिन तुगलक के पास भी थी। लार्ज स्टैंडिंग आर्मी का मतलब होता है कि वार हो या पीस, दोनों स्थिति में आर्मी बिल्कुल चुस्त दुरुस्त हो, एंड आर्मी वुड बी रेडी फॉर अटैकिंग सडन अटैक। तो इसलिए दोनों की आर्मी बहुत ही सुसंगठित थी। ये दोनों तो ठीक है। नेक्स्ट, अलाउद्दीन खिलजी कंस्ट्रक्टेड ए न्यू गैरिजन टाउन नेम्ड सीरी फॉर हिज सोल्जर। उसने एक गैरिसन टाउन बनाया। गैरिसन टाउन आई हैव टोल्ड यू इन पार्ट 1 वीडियो, मीन्स फोर्टिफाइड टाउन, किलेबंदी वाले शहर को गैरिजन टाउन बोलते हैं। और उन्होंने एक सीरी, जो सीरी जगह है, सीरी को गैरिजन टाउन किया और वहाँ पे अपनी सेना को सुसज्जित किया अलाउद्दीन खिलजी ने। एंड मोहम्मद बिन तुगलक, रेदर देन गैरिजन टाउन दिल्ली ए कुहना वाज इम्पिटेड ऑफ इट्स रेजिस्टेंस एंड सोल्जर गैरिजन देयर। द रेजिस्टेंस वेर सेंट टू दौलताबाद, न्यू कैपिटल इन साउथ। मोहम्मद बिन तुगलक ने गैरिसन टाउन तो नहीं बनाया, बल्कि जो उनका दिल्ली इन कुन्हा, यानी जो ओल्ड दिल्ली में जो पब्लिक रहती थी उनको खाली करा दिया गया उन्होंने, और खाली कराकर वहाँ पे आर्मी को रखा उन्होंने। और जो दिल्ली से जो लोग थे, जो रेजिडेंट्स, जो वहाँ रहने वाले निवासी थे, उनको उन्होंने साउथ में एक नई राजधानी जिसे दौलताबाद नाम दिया, वहाँ पे जाके पब्लिक को भेजा। नेक्स्ट, द टैक्स फ्रॉम लैंड्स बिटवीन द गंगा एंड यमुना वाज फिक्स्ड 50% ऑफ पीजेंट इल एंड प्रोड्यूस ऑफ द सेम एरिया वाज कलेक्टेड टू फेड द आर्मी। रिजल्ट वाज फेमिन इन एरिया। अब आर्मी को टैक्स पे ही आधारित रहना पड़ता था दोनों के पीरियड में, और अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया कि वहाँ के जो टैक्स है उसको, जो भी प्रोडक्शन किसान करते थे उसका 50% टैक्स निर्धारित किया, ताकि वहाँ की आर्मी का खर्चा या आर्मी पे देने वाले जो एक्सपेंशन हो वो आराम से चल सके। स्थिति तो मोहम्मद बिन तुगलक ने भी यही किया, आर्मी को कैश देते थे, और लेकिन उन्होंने गंगा जमुना को जो 50% बढ़ाया, उसके साथ साथ एडिशनल टैक्स भी बढ़ा दिया। तो यह जो एडिशनल टैक्स बढ़ाया तो पब्लिक पे बहुत ज़्यादा दबाव बना टैक्स का, और स्थिति क्या हुई? द रिजल्ट बिकेम फैमिन, मीन्स स्कार्सिटी ऑफ फूड, जिसे दुर्भिक्ष या अकाल कहेंगे। इस तरह की समस्या मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में हो गई। नेक्स्ट, द सोल्जर्स हैड टू बी पेड टू स्टॉप द रेज ऑफ द प्राइस। ही कंट्रोल्ड द प्राइस ऑफ गुड। And Muhammad bin Tughlaq, he also paid his soldier cash salary. He used
token currency like paper currency and accept gold and silver coins. The currency could be counterfeited easily. अब चूंकि अलाउद्दीन खिलजी जो थे उन्होंने कैश पेमेंट देना शुरू कर दिया। इक्ता मीन्स जो लैंड जमीन था सिपाहियों को दिया जाता था या सरदारों को दिया जाता था उनको खर्चे के लिए, लेकिन इक्ता तो उन्होंने जब्त करा लिया अलाउद्दीन खिलजी ने, उनको कैश देना शुरू कर दिया। और कैश दिया, चूँकि कैश देने में उनकी व्यवस्था बहुत ही चुस्त थी, दुरुस्त थी अलाउद्दीन खिलजी की। एंड नो वन कुड डू द डिसऑनेस्ट वे इन सेलिंग और परचेजिंग द थिंग्स। सामानों को खरीदने में, बेचने में अगर व्यापारी कुछ भी गलती करता था तो उसकी सज़ा उसे अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा कठोर दंड निर्धारित किया गया था। कैश दिया गया, इक्ता ले लिया गया। कैश देने की प्रथा आल्सो ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक स्टार्टेड। बट डिफरेंस क्या था दोनों में कि उन्होंने करेंसी तो दिया, कैश दिया, लेकिन उस करेंसी को उन्होंने क्या किया कि एक टोकन करेंसी जारी किया। टोकन करेंसी जो कि लाइक ए पेपर की तरह था, और जो गोल्ड और सिल्वर की करेंसी थी उसको दबा लिया गया। चूँकि उस सदी में भी लोग बहुत स्मार्ट थे, उन्होंने जो सामान्य आम जन था, दे स्टोल ऑल द coins of silver and gold and they started counterfeiting about the token currency। अब चूंकि तुरंत नकली करेंसी जारी हो गई, शुरू हो गई मोहम्मद बिन तुगलक के समय में, तो स्थिति क्या हुई कि महंगाई बढ़ी और यह उनकी योजना सफल नहीं हो सकी। तो रिजल्ट क्या हुआ चारों में, तो जो अलाउद्दीन खिलजी का जो एडमिनिस्ट्रेशन था, तो हिज एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स वेयर सक्सेसफुल, बट अबाउट द मोहम्मद बिन तुगलक हिज एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स वेयर फ्लोर। तो ये सारी चीज़ें हैं, दोनों का हमने ठीक से अध्ययन कर लिया कि दोनों में क्या क्या डिफरेंस है। मोहम्मद बिन तुगलक के जो भी प्रशासन संबंधी सुधार थे, he became totally failure, but Alauddin Khilji became successful. Okay, next the Sultanate in the 15th and 16th century। जो 15वीं और 16वीं सदी में जो सुल्तान हुए थे, उस दौरान कौन कौन सुल्तान हुए थे। तो आफ्टर द तुगलक डायनेस्टी, Sayyid and Lodi dynasty ruled over the Delhi and Agra, and some territory like Jaunpur, Bengal, Malwa, Gujarat, Rajasthan and South India had independent। छोटे छोटे राज्य जो थे मोहम्मद बिन तुगलक या सैयद और लोदी के दौरान, मोहम्मद बिन तुगलक के समय से ही इंडिपेंडेंट होना शुरू कर दिए थे, लेकिन अब यह इंडिपेंडेंट मोहम्मद बिन तुगलक के बाद और तीव्र गति से हुआ। और इसके बाद शेर शाह सूरी भी आए, और शेर शाह सूरी का एडमिनिस्ट्रेशन तो अपने अंकल के समय बिहार में था, वहाँ से उन्होंने शुरू किया। और शेर शाह सूरी का जो एडमिनिस्ट्रेशन था, जो उनके कार्य थे, वह अलाउद्दीन खिलजी से ही बारोड ऑल द एडमिनिस्ट्रेटिव आइडिया। और शेर शाह सूरी का जो शासनकाल था, he started his administration from 1540 to 1545 and he established a Sur dynasty, and Sur dynasty ruled over India from 1540 to 1555। सूर वंश का शासन 1540 से 1555 तक हुआ, और शेर शाह सूरी का शासन केवल 5 साल था, 1540 से 45 के बाद। शेर शाह सूरी ने भी बहुत से शासन में सुधार किए, और इनके जो शेर शाह सूरी ने जो न्यू एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर सीखे थे फ्रॉम द अलाउद्दीन खिलजी। और आफ्टर शेर शाह सूरी, अकबर बिकेम emperor of India from Mughal dynasty
and he took administrative measures from शेरशाह सूरी। तो शेरशाह सूरी के द्वारा उन्होंने उनसे भी सीखा और इस तरह से शासन किया। एंड वी विल study about the Mughal dynasty in next video, and next topic, the three orders, the peace of God, knights and crusades. During the Delhi Sultanate in France, other things was happening like three orders. The idea of three orders was formulated in France. और तीन आइडिया कौन कौन से फ्रांस में थे? तो फर्स्ट था दोज हु प्रेड, जो प्रार्थना करते हो। सेकेंड, दोज हु फाट, जो लड़ते रहें। थर्ड, दोज हु टिल्ड द लैंड, जो जमीन को टिल्ड करते थे, मेहनत करते थे, परिश्रम करते थे। तो ये जो डिवीजन था, दिस डिवीजन वाज सपोर्टेड बाय चर्च एंड हेल्प द इमरजेंस ऑफ वॉरियर ग्रुप कॉल्ड नाइट्स। तो इस तरह से एक चर्च के द्वारा सपोर्ट किया गया था और एक नया वॉरियर ग्रुप इसमें से तैयार हुआ, और उस वॉरियर ग्रुप को क्या कहा गया? नाइट्स कहा गया। और इस तरह की बात की गई कि अगेंस्ट द मुस्लिम यह वॉरियर ग्रुप लड़ाई लड़ेगा, चूँकि मुस्लिम ने जेरूसलम जो सिटी है उस पर कब्जा किया है, उसको मुक्त कराना है। और यह जो है चर्च के द्वारा प्रमाणित है और क्रिश्चियनिटी का विकास कर रहा है। और चर्च ने ये भी प्रोपेगेट किया कि इससे शांति होगी और जो भगवान की शांति, पीस ऑफ गॉड की प्राप्ति होगी। और जो एक तरह से इसको हम क्रूसेड्स भी कहेंगे, यह धर्म युद्ध था। इस धर्म युद्ध की शुरुआत भी फ्रांस से हुई थी। और जो नोबल्स थे, नोबल्स फ्रॉम द स्टार्टिंग दे वेयर नॉट फ्रॉम द नोबल्स। नाइट्स जो थे नोबल से नहीं थे, लेकिन नोबल जो सभ्य लोग थे, स्टार्टिंग तो नहीं हुआ था, इनकी शुरुआत एक आम आदमी सामान्य से हुई थी। बट आफ्टर सम टाइम द नाइट्स केम फ्रॉम द नोबल्स। धीरे धीरे कुलीन वर्गों से आने लगे और इसके बाद इन लोग ने अपना क्रिश्चियनिटी का प्रचार किया और अगेंस्ट द मुस्लिम रूलर्स दे प्रोपेगेट ऑल ओवर द वर्ल्ड। इस तरह की बात इन लोगों ने किया। ओके, नाउ आई एम गोइंग टू कंप्लीट दिस चैप्टर of third, and you should study all 3 video of chapter 3rd. And if you listen carefully, if you study your book with this video, surely I believe you will able to understand everything. And if you have any doubts, any questions, give comment in my comment box. And next video for Mughal dynasty I will prepare in next time. Thank you.